देहरादून से आपको बड़ी खबर दे दे। आईएएस अफसर रामविलास यादव से जुड़ा बड़ा अपडेट है। पुलिस रिमांड के लिए जल्द दाखिल की जाएगी अर्जी। विजिलेंस की टीम बहुत जल्द ही कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है, एक याचिका दाखिल की जा सकती है, जहां आय से अधिक संपत्ति मामले में न्यायिक हिरासत में है इस वक्त रामविलास यादव। आगे की पूछताछ के लिए रामविलास यादव की रिमांड लेने के लिए ये अर्जी देने की फिलहाल विजिलेंस की टीम तैयारी कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां विजिलेंस की टीम अब ये अर्जी दाखिल करेगी। बता दें कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट की तरफ से भेजा गया था रामविलास यादव को, लेकिन आगे की पूछताछ के लिए विजिलेंस टीम यहां रिमांड की अर्जी डालेगी, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब हैं जिन्हें अभी रामविलास यादव से लेना बाकी है। पूछताछ के दौरान 80% सवालों के जवाब नहीं दिए थे और ऐसे में बहुत जरूरी है कि विजिलेंस की टीम को रिमांड मिले रामविलास यादव की, जिससे कई सवालों से पर्दा हटे। और ये देखना होगा कि कब तक ये अर्जी दाखिल की जाती है और इस पर कोर्ट क्या उन्हें रिमांड की मोहलत देती है या नहीं, ये ग्रांट की जाती है या नहीं। तो विजिलेंस की टीम बहुत जल्द ही कोर्ट में ये याचिका दायर कर सकती है। और वहीं उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। 14 जुलाई से शुरू होने वाली है कांवड़ यात्रा, जिसे लेकर बड़ी बैठक भी होने वाली है। और आपको बता दें कि देहरादून में कांवड़ यात्राओं को लेकर बड़ी बैठक होगी और पुलिस मुख्यालय में व्यवस्थाओं को लेकर बैठक होने जा रही है। कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटा है प्रशासन। यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के अफसर इस बैठक में मौजूद होंगे। इस बैठक में कांवड़ यात्रा के तमाम सुरक्षा इंतजामों को लेकर चर्चा किया जाएगा। मुख्य रूप से इस बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और दिल्ली के पुलिस अधिकारी मौजूद होंगे। तो बैठक में सुरक्षा इंतजामों को लेकर होगी चर्चा। और आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा में हर तरीके की सुविधा हो, किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो कांवड़ियों को, इस पर फोकस किया जाएगा और इसी को लेकर आज बैठक होने जा रही है पुलिस मुख्यालय। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां चंपावत उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहली बार रुड़की पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया और स्वागत के लिए कार्यक्रम भी रखा। और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड का विकास पीएम मोदी की प्रमुखता पर है और इसीलिए सूबे के विकास के लिए केंद्र सरकार की कोई बड़ी योजना संचालित हो रही है। कई बड़ी योजनाएं हैं जिन्हें संचालित किया जा रहा है, इस बात का जिक्र किया और पीएम मोदी का आभार जाहिर किया। की अपेक्षाओं के अनुरूप, चाहे रुड़की क्षेत्र हो, हमारा हरिद्वार क्षेत्र हो, हमारा उत्तराखंड हो, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम और ज़्यादा अपना संकल्प लेते हैं। सभी के प्रति जो है हमारी जो उनकी अपेक्षा है, उनकी अपेक्षा अनुरूप हम लोग काम करेंगे, हमारी सरकार काम करेगी। अभी माननीय निशंक जी इस क्षेत्र से लगातार यहाँ की पैरवी करते हैं। अब इनको राज्यसभा में कल्पना दी गई है, वो भी लगातार पैरवी करेंगी। प्रदीप बत्रा जी इस क्षेत्र से लगातार चीज़ों को, मुद्दों को उठाते हैं, यहाँ की समस्याओं के हल के लिए लगातार प्रयास करते हैं। हम मोदी जी के नेतृत्व में श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने के लिए हम सभी लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और उधर हरिद्वार में भाजपा की मंडल कार्य समिति का आयोजन किया गया। कार्य समिति में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत पार्टी संगठन के तमाम पदाधिकारी पहुंचे थे। और इस कार्य समिति का मुख्य मकसद केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी तय की गई है। तो देखिए जय, बहुत जल्द अब पहुंचेगी पार्टियां सभी 2024 के लोकसभा चुनाव की दर पर, और ऐसे में यहां सभी जन कल्याण नीतियां, योजनाएं ये जनता तक पहुंचे, इस मकसद से ये कार्यक्रम भाजपा चला रही है। 252 मंडलों की कार्य समिति का आयोजन हो रहा है और मंडल की कार्य समिति होना हमारे मजबूत संगठन को प्रदर्शित परिलक्षित करता है। आज हम प्रदेश कार्य समिति, 14 जिला कार्य समिति, 252 मंडल कार्य समिति, ये हमारे मजबूत संगठन का आधार है। और आज ये मध्य द्वार, चूँकि यहाँ मेरा घर भी पड़ता है, इसलिए इस कार्य समिति में विशेष रूप से मैं आया हूँ। सभी कार्यकर्ताओं को हमने कहा है कि आप जो प्रदेश के कार्यक्रम है, यानी नरेंद्र मोदी की उपलब्धि, राज्य सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाना, यह कार्यकर्ता का दायित्व है। और इसमें ताकत के साथ लगकर लोगों को उन योजनाओं से जोड़ना, उनका लाभ दिलाना, यही कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। और अब बात कर लेते हैं रुड़की की। रुड़की में महिला के साथ हुए गैंग रेप की वारदात में पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक सिर्फ हवा में ही तीर चला रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
रुड़की में महिला और उसकी बच्ची से हुई दरिंदगी की वारदात के बाद कानून व्यवस्था सवालों में है। सवाल ये उठ रहा है कि वारदात को हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, मगर पुलिस की हार अभी तक खाली है। मैं आपको वही रोड दिखाना चाह रहा हूं जहां पर जो महिला पिरांग कलियर से रुड़की के लिए चली थी और जहां पर इसी रोड पर जो है चलती कार में हैवानों ने महिला और बच्ची के साथ गैंगरेप किया है। हालांकि जो अभी हैवान है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं और जो मासूम बच्ची है उसका सिविल अस्पताल में इलाज जारी है। पीड़ित महिला और उसकी मासूम बच्ची को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मां और बच्ची की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। 5 साल की बच्ची आई थी, इसके साथ में कुछ दुर्व्यवहार हुआ है और रात में बच्ची काफ़ी बीट भी कर रही थी, तो रात में माइनर सर्जरी कर दी गई थी। लगता तो है, बाकी 24 घंटे तो अभी देख ही रहे हैं उसको। हमारे यहाँ भर्ती है वो और डॉक्टर्स की सघन निगरानी में है और डॉक्टर्स को सख्त हिदायतें दे दी गई हैं कि पूरा उसकी ट्रीटमेंट में किसी भी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। अब आपको बताते हैं आखिरकार ये वारदात हुई कैसे थी। महिला ने पिरान कलियर में एक कार में लिफ्ट ली थी। महिला के साथ उसकी 6 साल की बच्ची भी थी। इसी दौरान गाड़ी में सवार लोगों ने महिला के साथ गैंगरेप किया, जबकि मासूम बच्ची के साथ भी दरिंदगी को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए 4 टीमें गठित की हैं, मगर पुलिस अभी तक इस मामले में कोई खुलासा नहीं कर पाई। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पुलिस आम लोगों की बजाय अब अपराधियों से मित्रता निभा रही है। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। और अब बहुत जल्द उत्तराखंड में मानसून दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग ने आज और कल भी पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना जाहिर की है। और उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट है। आज और कल पर्वतीय जिलों में बारिश के आसार हैं। 29 जून से मानसून की दस्तक देने की संभावना है। 29 जून को भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी है। तो देखिए, जहां पर्वतीय क्षेत्रों में जब बारिश पड़ती है तो उसका असर मैदानी क्षेत्रों में दिखता है और मैदानी क्षेत्र इस वक्त तप रहे हैं। जया, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और ऐसे में बारिश से राहत मिलेगी, ये उम्मीद है। और इस बाबत अब ये मौसम विभाग का भी अलर्ट आ चुका है 29 तारीख के लिए, जहां 29 जून को मानसून के दस्तक देने की संभावना है और इस बाबत येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अगर आप उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं तो आपको ये जान लेना जरूरी है कि पहली बरसात में वहां की स्थिति आखिर कैसी रहती है, क्योंकि पहली बरसात में ही प्रशासन के दावों की पोल खुल चुकी है और अब आगे क्या होगा ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं। जेसीबी से मशीनों के मलबे को हटाया जा रहा है। तस्वीरें हैं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की, जहां मौसम की पहली बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। पहली ही बरसात में बद्रीनाथ हाईवे के ये हालात कि बोल्डरों के गिरने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐसे में श्रद्धालुओं की मुसीबत बढ़ना लाजमी है। नेशनल हाईवे जगह जगह बंद हो रखे हैं, जहां प्रशासन की व्यवस्थाओं की हकीकत सामने आ रही है। चमोली के बद्रीनाथ हाईवे में बारिश की वजह से चट्टानें टूटकर गिर रही हैं। यही वजह है कि बिरही और पागल नाले के पास जहां मलबा गिरने से रास्ता बंद है, हाईवे खोलने का काम जारी है। वहीं बिरही में पहाड़ी से बोल्डर गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। पागल नाले की बात करें तो यहां पर यात्री सुबह 4 बजे से फंसे रहे, लेकिन 7 बजे तक उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। 7 बजे नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मशीन ने पहुंचकर सड़क पर आए मलबे को हटाया, जिसके बाद टंगड़ी पागल नाले पर सड़क खुल सकी और यात्रियों ने राहत की सांस ली। हम हेमकुंड साहब की यात्रा के लिए आए हैं, लेकिन बारिश वगैरह बढ़ रही है। अब कल से रात को हम पहले रुके थे अपने रासू में, तो वहाँ से बारिश पड़ रही रात को, तो यहाँ पर रास्ते में अब पत्थर वगैरह गिर चुके हैं। कह रहे हैं कि सुबह के 5-6 बजे गिरे हुए हैं पत्थर यहाँ पर, तो उनका काम देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा उनको खोलने में वगैरह में। वो जेसीबी वगैरह लगी हुई हैं। गोचर के पास पॉलिटेक्निक की कई परीक्षाएं चल रही हैं, जो 9 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन टंगड़ी पागल नाला और अब बिरही में सड़क बंद होने के कारण सैकड़ों छात्रों के पेपर छूट गए।
पॉलिटेक्निक के पेपर देने थे। आज मैं सुबह 4 बजे अपने घर से रवाना हुई पेपर देने के लिए। मेरा पेपर का समय 9 बजे से 11 बजे का था। हम घर से जब चले तब बारिश हो रही थी। रात भर की बारिश के कारण हम जब चले तो टंगड़ी पागल नाला बंद था। वहाँ पे 7 बजे तक हम रुके। वहाँ पे कोई भी जेसीपी या फिर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। साफ है, पहली बारिश सभी के लिए मुसीबतें लेकर सामने आई और प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। अभी बारिश और बढ़ेगी, तब क्या हालात होंगे ये देखने वाली बात होगी। जोशीमठ से एबीपी गंगा के लिए रंजीत की रिपोर्ट। और वहीं कोरोना महामारी के 2 साल बाद मसूरी के मौड़ मेले में एक बार फिर से लोगों की भीड़ दिखाई दी है। इस मेले का आयोजन यहाँ राजशाही के समय से ही हो रहा है, जिसमें लोग काफी संख्या में आते हैं। यहाँ लोग मछलियां पकड़ने आते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। लोगों में मछलियों की पकड़ने की होड़ लगी हुई है। जिसे मछली मिल गई मानो उसकी किस्मत ही चमक गई। ये तस्वीरें जौनपुर के ऐतिहासिक मौड़ मेले की हैं। इस मेले की खासियत है कि यहाँ लोग मछलियां पकड़ने आते हैं। मछली पकड़ने की इस अनोखी परंपरा का आयोजन टिहरी रियासत के समय 1866 से किया जा रहा है। हर साल ग्रामीण इस मेले का आयोजन करते हैं। टिमरू छिला जाता है, उसको फिर सुखा जाता है और उसको पीसते हैं हम लोग घराट में। मैंने खुद पीस रखा। जब हम छोटे थे तो हम भी जाते थे घराट। जब हमारे यहाँ सिलवाड़ पट्टी की जब बारी आती थी तो हम लोग भी जाते थे। और वो पाउडर आज यहाँ गिरता है, डालेंगे लोग और मच्छी मरते हैं। और उसी के लिए मैं आज आई हूँ। मेरा ये गाना मौड़ पे मैंने गाया है, क्योंकि बहुत गाने गाए हैं लेकिन आज तक मौड़ का ऐसा कुछ ऐतिहासिक गाना नहीं गाया। मछलियों को बेसुध करने के लिए नदी में टिमरू के पौधों की छाल के पाउडर को डाला जाता है। इस पाउडर से मछलियां बेहोश हो जाती हैं। इसके बाद ग्रामीणों में मछलियों को पकड़ने की होड़ लग जाती है। मौड़ मेले को लेकर लोगों में उत्साह रहता है। लोग इसका साल भर इंतजार करते हैं। एबीपी गंगा के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। और चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों में। यूपी में विधायक जी ने करप्शन के मसले से गिरी दीवार पर यहां पैर क्या रख दिया, उसकी अब शामत ही आ गई है। दरअसल ये मामला भ्रष्टाचार का था जो अब उजागर हुआ, क्योंकि अब बेचारे नेताजी कोर्ट के चक्कर काटने की तैयारी में हैं और उन पर 1-2 नहीं बल्कि कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। मामला ये पूरा क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। करप्शन की दरकती दीवार, मामला उठाने वाले पर ही तलवार। सबसे पहले प्रतापगढ़ में बन रहे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल और रेजिडेंशियल परिसर की इस दीवार को देखिए। हल्के से धक्के से गिरने वाली इस दीवार की तस्वीरें बीते गुरुवार को सामने आई थी। प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा के शिवसत में जंगलों के बीच बन रहे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के निरीक्षण को पहुंचे सपा विधायक डॉक्टर आर के वर्मा ने नींव पर धक्का दिया था तो ईंटें उखड़ने लगी थी। विधायक नींव पर चलने लगे तो ईंट हिलने लगी, जिसके बाद पैर से धकेलने पर ईंट उखड़ने लगी। आगे बढ़कर विधायक ने ऊंची खड़ी दीवार को एक हाथ से धक्का दिया तो दीवार गिर गई। अब दर्ज मुकदमों की लिस्ट देखिए। सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम का केस दर्ज किया गया है। अधिनियम की धारा 2-3 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। आईपीसी की धाराओं में भी केस दर्ज किया गया। आईपीसी 147, 504, 506, 427, 353 का मुकदमा दर्ज हुआ है। नोएडा की कंपनी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। खुलासा करने वाले विधायक पर ही केस। ये सारे मुकदमे करप्शन का खुलासा करने वाले सपा विधायक डॉक्टर आर के वर्मा के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। माना कि इंजीनियरिंग कॉलेज की दीवार करप्शन से जोड़कर खड़ी की गई थी। माना कि निर्माण के लिए घोटाले का बंदरबाट हुआ हो, लेकिन करप्शन की दीवार को छूने की कीमत गिराने, डहाने और खुलासा करने की कीमत तो चुकानी होगी। प्रतापगढ़ में विधायक आर के वर्मा समेत 6 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
उन्होंने बीते गुरुवार को रानीगंज विधानसभा के शिवसत में बन रहे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में घटिया निर्माण को मीडिया को दिखाया था कि एक मुकदमा लिख करके नहीं डरा सकते। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। मुकदमे जितना करना है करते रहें, लेकिन जनता के पैसे को बंदरबाट नहीं होने दूंगा। सभी पर सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 2 और 3 के अलावा आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। नोएडा की अमरूट्रांस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर इरशाद अहमद की तहरीर पर कंधई में थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बीते 23 जून को विधायक ने निर्माण की हालत देखकर कहा था कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, प्रतापगढ़ के लिए कब्रगाह बन रहा है। जिले में योजनागत लूट मची हुई है। जिलाधिकारी को जानकारी दी गई तो इंजीनियर आनंद फानन में मौके पर पहुंचे और विधायक के सामने सैंपल भरकर जांच के लिए लैब भेज दिया था कि ईंट फिसल फिसल करके गिरने लगी, तब मेरी नज़र पड़ी कि इसकी गुणवत्ता इतनी खराब है। फिर मैंने उसको धक्का दे करके देखा तो सारी दीवारें गिर जा रही हैं। तो मैंने डीएम प्रतापगढ़ को मैंने फ़ोन लगाया, मैंने इसकी जानकारी दी कि मैं यहाँ पर हूँ और इतनी खराब गुणवत्ता से कार्य हो रहा है। या इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण नहीं हो रहा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि प्रतापगढ़ वासियों के लिए कब्रगाह का निर्माण हो रहा था। और यह आने वाले समय में बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बनता। और मैंने जो है जब अवगत कराया तो आरईएस विभाग के सहायक अभियंता और अवर अभियंता आए, इसकी सैंपलिंग करवाए। यहाँ के मटेरियल की सैंपलिंग करवा करके इंजीनियरिंग कॉलेज के लैब को भेजा जा रहा है, उसकी जांच कराई गई। करप्शन की खुलासे की तस्वीर मीडिया के जरिए दुनिया के सामने लाने वाले अब विधायक जी मुकदमा झेल रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।